वेलकम टू बिजनेस की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। मेरा नाम है तुषार कंसल, कंपनी का नाम है कंसल्टेंसी वेंचर्स। 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फंडिंग बिजनेस में, फाइनेंस बिजनेस में, इकोनॉमिक्स बिजनेस में। ग्लोबल इकोनॉमी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की है और उससे हमारे देश में, इंडिया में क्या फ़र्क पड़ता है और उससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी इकोनॉमीज़ जो लीड करती हैं उसको, सबसे बड़ी है अमेरिकन इकोनॉमी जो अराउंड 26 ट्रिलियन डॉलर्स का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल का जो आउटपुट है कंट्री का वो 26 ट्रिलियन डॉलर्स का है। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की है जो 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, और तीसरी जापान, और चौथी जर्मनी, और पांचवी इंडिया जो अराउंड 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी के आसपास है। बहुत ही मुख्य बात यह है कि इंडिया 10वें सबसे बड़े नंबर की इकोनॉमी थी 8 साल पहले, और आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगले 2 साल के अंदर 5वें से तीसरे नंबर पे आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी एक और बात जो समझने की ये है कि ये जो रैंकिंग है अर्थव्यवस्था की, ये डॉलर के टर्म्स में है, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, कि डॉलर के हिसाब से कंट्रीज़ की क्या रैंकिंग है। लेकिन हर कंट्री के जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू अलग होती है। तो अगर आप इस बेस पे कंट्री की अर्थव्यवस्था को रैंक करो कि उसकी लोगों के जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितना आउटपुट खरीद सकते हैं, यानी अपनी करेंसी में उस कंट्री की वैल्यू क्या है, तो इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से है। 11 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की अर्थव्यवस्था भारत देश की है। अब हम ये समझेंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरीके की है, कि भारत को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और आप एक बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो या आप कुछ करना चाहते हो इकोनॉमी के अंदर, एक बिजनेस करना चाहते हो, तो किस तरीके से आपको उसका फ़र्क पड़ता है। जब एक कंट्री खड़ी होती है, ग्रो करती है, सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग लगाती है। यानी सबसे पहले तो किसान जो फार्मर्स हैं वो फार्म लगाते हैं, उससे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कॉटन लगाते हैं, उससे कपड़े की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और घर बनाते हैं जिससे हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन उसके बाद जो एक टिपिकली देखा गया है कि एक कंट्री मैन्युफैक्चरिंग लगाती है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए बहुत सारे उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, सर्विसेज, स्कूलिंग चाहिए होती है, हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, और उन सब को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग लगाती है। और जब मैन्युफैक्चरिंग से लोगों की सैलरीज आनी शुरू होती हैं, उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, वो खरीद सकते हैं बहुत चीज़ें। फोर्ड के जो मालिक थे, हेनरी फोर्ड, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लगाते हो उससे इकोनॉमी को मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। लोगों के हाथ में सैलरीज आती हैं, वो इतने लोगों के हाथ में इतना पैसा आता है कि वो कार खरीद सकें, फिर आप और बड़ा प्लांट लगाते हो, तो वो एक रिपल इफेक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद ये देखा गया है कि जो एक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विसेज बिजनेस लगाती है, जिसके अंदर बैंक्स खड़े होते हैं जो लोन देते हैं, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट्स खड़ी होती हैं जिसमें कंपनीज को अगर लोन नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, शेयर होल्डिंग मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसके लिए वो स्टॉक मार्केट्स लगती हैं। और इन सब के आसपास बहुत सारे सर्विसेज बिजनेस खड़े हो जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस। तो वो इकोनॉमी जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ना करके जो पैसा जनरेट हो रहा है उस पैसे को मैनेज करने वाली सर्विसेज की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, एक सेपरेट इकोनॉमी। और वही जो पहले के ज़माने में भारत देश में था, साहूकार होते थे, वो इनफॉर्मल बेसिस पे पैसे को दिया करते थे, बिजनेस वालों को दिया करते थे, किसान को दिया करते थे। उसी चीज़ का फॉर्मलाइजेशन है आजकल की इकोनॉमी में, जिसमें बैंक्स होते हैं, और बैंक्स प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक बैंक्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं। और जब ये
दोनों होता है तो फिर कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ती है तो वो एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर देती है, उन्हीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देश के बाहर बेचना शुरू कर देते हैं। और जब उससे दूसरों देशों की करेंसी आपके पास आती है, उस कमाई से डॉलर्स आते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जो है वो 60-70% डॉलर्स में होता है। उन डॉलर्स को यूज़ करके आप बाहर की बहुत ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो जो आपके सिटीजन्स को चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए। तो ये जो सिस्टम है इसमें इंडिया, अगर आप कोई भी जीडीपी देखो, कंट्री का आउटपुट, वो 3 चीज़ों से बना होता है। एक होता है कंजम्पशन, यानी कि आपके जो कंट्री के लोग हैं वो कितना कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है एक्सपोर्ट्स, आप कितना एक्सपोर्ट करते हो। और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कितना पैसा रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। और जब ये तीनों मिलती हैं उससे कंट्री का जीडीपी डिसाइड होता है। अब मैं आपको बताऊं वेस्टर्न इकोनॉमीज में क्या हुआ। मैन्युफैक्चरिंग उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बन गई थी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग बनने के बाद एक टाइम ये आया जब उनके पास इतना पैसा जनरेटेड था कि उनकी ज़्यादातर इकोनॉमी, वो जो पैसा था वो सर्विसेज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। आज एक वेस्टर्न यूएस के आप एमबीए स्टूडेंट से बात करोगे, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाना चाहता। 90% 80% टाइम्स वो यही चाहता है कि मैं एक बैंकर बन जाऊँ, मैं पैसे को मैनेज करूँ, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालूँ, हेज फंड खोलूँ, प्राइवेट इक्विटी फंड खोलूँ, वेंचर कैपिटल फंड खोलूँ। क्योंकि पैसा इतना जनरेट हो रहा है यूएस की इकोनॉमी में, उस पैसे को मैनेज करके ही आप यहाँ इन्वेस्ट करके वहाँ डाला, उस कंट्री में डाला आप। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में जो गवर्नमेंट्स थी वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स थी। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े डेफिसिट्स किए और पैसे को बैंक से उठाया और लोगों में बांट दिया, गवर्नमेंट जॉब्स देके दूसरे तरीके से। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बैलेंस शीट में जो बजट है उसमें डेफिसिट है बहुत। तो उस वजह से बैंकों के पास पैसा कम रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत पैसा ले लेती है बैंकों से, तो प्राइवेट वालों के पास कम रहता है, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में ऐसा नहीं है। वहाँ पे डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, दुनिया में बहुत डिमांड है डॉलर की, तो वो लोग डॉलर जो प्रिंट करते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे बिजनेसेस को देते हैं। साल का 2%, 3%, 5%। इंडिया में होता है 8% से लेके 12%। तो वो पैसा आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है यूएस में, जिसको आप दुनिया की इकोनॉमीज में डाल सकते हो और उससे कमा सकते हो। इसलिए वहाँ की जो इकोनॉमी है वो सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो ये इजी मनी अवेलेबिलिटी है। पिछले 30 साल की अगर आप कहानी देखो ग्लोबल इकोसिस्टम की, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स के ऊपर चल रही है। बहुत सारा पैसा है जो वेस्टर्न फंड्स, वेस्टर्न कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढती रहती हैं, हम उस पैसे को कहाँ डालें। और उसका बेनिफिट जो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको एफडीआई, उसके लिए हमने बहुत सारे मनी को यहाँ पे अलाउ किया हुआ है कि वो पैसा यहाँ पे आओ, आप निवेश करो। और बहुत सारा वो पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट्स में भी जाता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लगाते हैं उस पैसे को। और इंडिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिजीम है, एफडीआई रिजीम, वो दुनिया की सबसे लिबरल है। हम लोगों की सबसे ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमी है, फॉरेन पैसे को बहुत वेलकम करते हैं यहाँ पे। और पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने इसको और ओपन किया है ऑटोमेटिक रूट में, मतलब आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे को लाओ और सीधा इन्वेस्ट करो। कुछ सेक्टर्स हैं जो उसको अलाउ नहीं किया हुआ, जैसे कि न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, डिफेंस में कुछ एरियाज हो गए, तो फॉर द राइट रीजंस, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। 2 चीज़ें बहुत बड़ी हुई हैं पिछले 3 साल में जो ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। पहली चीज़ है कोविड आया, लॉकडाउन हुए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, सैलरीज चली गई। तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने ये कहा कि हम लोगों के अकाउंट में पैसा बांट देते हैं ताकि वो उससे घर चलाएं, अपना खाना खाएं। और बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने बिजनेसेस और लोगों को फ्री में बांटा।
उस टाइम पे भारतीय सरकार के पास भी बहुत प्रेशर था कि आप भी इस पैसे को छापो और बांटो, लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं किया और आज उसका बहुत अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में जो एक्स्ट्रा पैसा बटा उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही, 6%, 10%, 15%, 30% इन्फ्लेशन और भारत में 5% इन्फ्लेशन। और उसका बेनिफिट आज ये मिल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमीज हार्डली ग्रो कर रही हैं, लेकिन इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। दूसरा जो इफेक्ट पिछले 3 साल में आया, खासकर पिछले 1 साल में, वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। यूक्रेन एक फूड ग्रोइंग रीजन है, दुनिया का 20% वीट यूक्रेन से आता है और फर्टिलाइजर्स, ऑयल, जो एनर्जी है वो रशिया से आती है। तो उस वॉर का नतीजा ये हुआ कि फूड, फर्टिलाइजर और ऑयल, इन तीनों की शॉर्टेज हो गई। ये तीनों की शॉर्टेज होने की वजह से महंगाई बढ़ गई हर जगह पर। और ये दोनों जो चीज़ें हैं पिछले 3 साल में, 2 साल में, उसकी वजह से ग्लोबल अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है सब्सिडाइज रेट पे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आता, लेकिन हम लोग खरीद पा रहे हैं बिकॉज हमारा रिलेशनशिप है रशिया के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोगों की नौकरियां गई कोविड के बाद, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई, चाइना बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन में रहा, तो उस वजह से डिमांड साइड जो है वो भी थोड़ी सी लो हो गई। और अब चाइना खुल चुका है, उस वजह से रिवर्स प्रेशर पड़ रहा है ऑयल के ऊपर, फूड के ऊपर और फर्टिलाइजर के ऊपर। चाइना ये तीनों चीज़ें मांग रहा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं और बाकी इकोनॉमीज़ को उसका असर पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में एक और चीज़ जो हुई है, यूएस का फेडरल रिजर्व, जो वहाँ का मनी प्रिंट करता है, डॉलर्स प्रिंट करता है और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था वो डॉलर्स में होता था। अब उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, वेंचर कैपिटल फंडिंग कम हो गई है। जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं पैसा देने से पहले। वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं वो नई कंपनी में डालने की बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जिसमें उन्होंने डाला हुआ है उसमें आगे डालने के लिए पैसा रख रहे हैं। तो वो अलग बात है कि इंडिया की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो तो यहाँ के वेंचर कैपिटल फंड अभी भी $1 बिलियन साइड में रख के बैठे हैं कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी, अच्छे भाव पे मिलेगी तो डालेंगे पैसे। और एक और जो चीज़ ग्लोबल इकोनॉमी में हुई है वो ये कि हर कंट्री के ऊपर डेट बहुत बढ़ गया। यूएस डॉलर वो पूरी दुनिया में यूज होता है, तो उन लोगों को बहुत डॉलर प्रिंट करते हैं, वो दुनिया भर से माल इंपोर्ट करते हैं। 42% दुनिया का आउटपुट अकेला यूएस खा जाता है, और वो इसलिए खा पाता है क्योंकि वो डॉलर प्रिंट करे और किसी भी दुनिया से कुछ भी खरीद ले, क्योंकि डॉलर तो रिजर्व करेंसी है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि लोग हमेशा कहते हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे वर्क करती है, और उनको किसी को समझ में नहीं आता कि ये कब वॉर कर देते हैं, कब ये क्या कर देते हैं। तो उन्होंने ये बोला था, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक ही लाइन के ऊपर चलती है कि हम दुनिया का 42% आउटपुट खाते हैं और हम इस तरह से पॉलिसी अपनी चलाएं कि 42% आउटपुट खाते रहें। तो दुनिया में कोविड और यूक्रेन वॉर की वजह से कंट्रीज को डेट बहुत लेना पड़ा है, उस वजह से कंट्रीज के ऊपर डेट टू जीडीपी रेशो बहुत बढ़ गई। चाइना की डेट टू जीडीपी रेशो 267% पे चल रही है, इंडिया की 100 से कम है, काफी कंट्रोल्ड है, लेकिन कोविड के टाइम में बढ़ी है। और जो ये पैसा फ्री फ्लो डॉलर्स अवेलेबल होते थे
इकोनॉमीज़ के पास कि वो यूएस में फ़ंड खोला, वहाँ से पैसे रेज कर लिए, उस पैसे को इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, मॉरिशस रूट से, दुबई रूट से या यूके या यूरोप में डाल दिए। तो वो जो लिक्विडिटी है, जो सबसे बड़ा ड्राइवर था इकोनॉमीज़ का, वो डाउन हो गई। 3 चीज़ें हैं जो किसी भी मार्केट को इफेक्ट करती हैं। एक होता है फंडामेंटल्स, कि वो इकोनॉमी की फंडामेंटल्स क्या है, वो अच्छी ग्रो कर रही है, उसके अंदर अच्छे तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं या नहीं। दूसरा है प्राइसिंग, अभी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है प्राइसिंग या अभी कम है, तो उसमें पैसा डालने का फ़ायदा है। और तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी, पैसे की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट या ग्लोबल कोई भी स्टॉक मार्केट देखो पिछले 30 साल में, तो सबसे बड़ा ड्राइवर ऑफ हाई मूवमेंट ऑफ द मार्केट इट हैज बीन लिक्विडिटी। पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत है, बहुत पैसा छप रहा है। यूरोप ने छापा है कोविड के बाद। जापान की जो करेंसी है येन, वो भी रिजर्व करेंसी है, वो भी इतना येन छाप चुके हैं पिछले 3-4 साल में। यूएस ने तो छापा ही है। और वो सारी लिक्विडिटी जो है वो स्टॉक मार्केट्स में जाती है, हर चीज़ के रेट बढ़े रहते हैं। रियल एस्टेट में जाती है, रियल एस्टेट 4 गुना हो गई, 10 गुना हो गई। उसके बाद वो कमोडिटीज़ में जाती है। आज एक कॉपर करने वाला बिजनेसमैन है, एक आयरन का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है, उसको यही नहीं समझ में आता कि मैं अपनी कॉपर की सप्लाई के रेट कैसे मैनेज करूं। कभी वो कॉपर की रेट बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। या क्रिप्टो करेंसी जो नई चीज़ आई है, वो जो करेंसी है ही नहीं, उसको करेंसी कह के उसके भाव बढ़े हुए हैं। तो ये जो लिक्विडिटी है अभी टाइट हुई है। पिछले 1 साल में यूएस में जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई, उस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, उस वजह से लिक्विडिटी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। और जो एसेट क्लासेस की वैल्यूएशन है वो ग्लोबली कम गई है। इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट बहुत सेंसिबल थी पिछले 3 साल में। उन्होंने पैसा नहीं बांटा जिस तरीके से फॉरेन गवर्नमेंट्स ने बांटा, बल्कि उन्होंने खाना बांटा, उन्होंने वीट बांटा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से वीट बांटा, पैसा छाप के बांटने के बजाय। उसका फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट को हो रहा है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है और इंटरेस्ट रेट भी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए। और इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी भी, स्टॉक मार्केट आप देखो 59,000 पे चल रही है, जबकि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, आज सुबह ही सिलिकॉन वैली बैंक का न्यूज़ आई। एक बैंक जो सिलिकॉन वैली, जो दुनिया की सबसे फर्स्ट जगह है जहाँ पे वेंचर कैपिटल पैदा हुई, वहाँ का सबसे बड़ा बैंक है जो वेंचर कैपिटल फंडिंग करता है प्रोवाइड। और जो कंपनीज़ को वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलती है उनके अकाउंट्स भी सिलिकॉन वैली बैंक में ही खुले होते हैं। उस बैंक का उनसे इन्वेस्टमेंट में गलती हो गई। उनके पास डिपॉजिट्स 60 बिलियन से 120 बिलियन हो गए 1.5 साल के अंदर, डबल। तो उस पैसे को वो मैनेज नहीं कर पाए, उसको उठा के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाल दिए, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रेट गिर गए क्योंकि यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो वो रीज़न था। उस वजह से वो लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए अपने अकाउंट्स में से, बैंक में से। बैंक दे नहीं पा रहा, तो वो $80 बिलियन बैंक की वैल्यू उड़ गई स्टॉक मार्केट से। तो ये सारी ये जो चीज़ है, ये लीमन ब्रदर्स क्राइसिस 2008 में हुआ था, उस टाइप की चीज़ है, उतनी बड़ी इवेंट है। तो इंडिया अभी अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, रियल एस्टेट बढ़ रही है, 7-8 साल तक रुकी बैठी थी, अब बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, तो अभी भी अच्छी तरह से सब चल रहा है। वीसी फंडिंग थोड़ी डाउन है, थोड़ा बाहर का पैसा कम है, इंटरनल पैसा हमारा, वैसे भी इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जीडीपी का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कंजम्पशन है। और मैन्युफैक्चरिंग के हम बहुत बड़े पावर हाउस नहीं है इंडिया, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में
एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में से शायद ओनली ऐसी इकोनॉमी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पहले डेवलप नहीं हुआ, पहले सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो। और मेरे ख्याल से उसका रीज़न ये है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग हैं, तो इंग्लिश की वजह से हमारे पास वो सारा वो बिजनेस आ गया। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की है, उसके क्या ड्राइवर्स हैं, किस तरीके से जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से उन्होंने एशिया भेज दी थी पहले ही, तो ज़्यादातर जो वहाँ पे रहे वो मनी मैनेजिंग बिजनेसेस हैं जो डॉलर्स को और यूरो को मैनेज करते हैं, येन को मैनेज करते हैं। और हमारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके लिए इस चीज़ से क्या सीख है? उनके लिए ये सीख है कि पिछले 1 से 3 साल में इकोनॉमी ग्लोबली डाउन गई है और जो लिक्विडिटी अवेलेबल थी, डॉलर अवेलेबल था, वो डाउन गया है। उस वजह से आप ऐसे बिजनेसेस बनाने का ना सोचो जो 5 से 10 साल तक लॉस करने वाले हैं। आप ऐसे बिजनेस बनाने का सोचो जिसमें वीसी मनी डाले, वो प्रॉफिटेबल हो, 2 साल 3 साल के अंदर टर्न अराउंड करे, ब्रेक इवन करे और प्रॉफिट देना शुरू करे और इन्वेस्टर को उसका रिटर्न जल्दी प्रोवाइड करना शुरू करे। और ऐसे सेक्टर्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी जो ऑपरेशनली हैवी ना हो, बूट्स ऑन द ग्राउंड ज़्यादा ना हो, जैसे जोमेटो, स्विगी, पूरी आर्मी क्रिएट करनी पड़ती है, बल्कि ऐसे सेक्टर्स हों जिसमें कम एम्प्लॉयज़ रख के, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करके, पैसे को एफिशिएंटली यूज़ करके, अच्छी यूनिट इकोनॉमिक्स यूज़ करके आप इन्वेस्टर को रिटर्न दे पाओ और लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी से अपने आप को डेवलप करो। अगर आप इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड हम लोग आपके आंसर्स को प्रोवाइड करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।